तो यहाँ पे हमारा जो सबसे पहला फैक्टर है वो है लैटिट्यूड। ये कह रहा है कि जो फैक्टर कंट्रोलिंग टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं, इसमें एक फैक्टर है जो कि टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल करता है अर्थ के सरफेस पे, उसमें सबसे पहला फैक्टर बोल रहा है लैटिट्यूड। इसका मतलब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हो सकता है ना, है ना। तो कैसे कैसे करता है ये कंट्रोल, मैं आपको बताता हूँ। ये हमारा ग्लोब है, ये हमारी अर्थ है, ठीक है, ये हमारा इक्वेटर है। हम ये बात ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि सबसे ज्यादा इंसोलेशन इक्वेटर पर रिसीव की जाएगी, पढ़ चुके हैं हम, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। सबसे ज्यादा यहाँ पे पढ़ी जाएगी सबसे ज्यादा, ठीक है। और जैसे जैसे दूर होते जाएंगे इंसोलेशन कम होती जाएगी, इक्वेटर के तरफ इंसोलेशन जो है वो कम होती जाएगी। ये हमें पता है, यहाँ पे कम होगी, यहाँ पे हाईएस्ट होगी, इक्वेटर पे, पोल्स पे कम होती जाएगी, इतना पता है। इक्वेटर भी हमारा एक लैटिट्यूड है, ये भी हमें पता है। और आगे ऊपर तक 90 लैटिट्यूड्स तक हमने अर्थ को 90 लैटिट्यूड्स में डिवाइड किया हुआ है, ये नॉर्थ है, और 90 लैटिट्यूड्स में साउथ में। तो कोई जगह कौन से लैटिट्यूड पे है उससे टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन डिसाइड हो सकता है। मान लीजिए एक जगह 40 पे है या 45 पे है, तो हमने क्या पढ़ा था कि इक्वेटर से ट्रॉपिकल रीजन में जो 40 तक का रीजन है वहां पे सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है, वहां पे सबसे ज्यादा इंसोलेशन रिसीव की जाती है। 45 पे है तो यहां से थोड़ी कम होगी, लेकिन पोल से तो ज्यादा होगी, ये तो हमें पता ही है, समझ रहे हो ना। अब 40 पे हमें पता है 0 से 40 तक, 0 से 40 नहीं, 10 से या 5 से कह सकते हैं। हमने क्या पढ़ा था, जो इक्वेटोरियल रीजन है ऊपर नीचे 5 डिग्री नॉर्थ 5 डिग्री साउथ, उसमें इंसोलेशन बहुत ज्यादा नहीं होती, उसमें गर्मी बहुत ज्यादा नहीं होती है। क्यों? क्लाउडीनेस रहती है यहाँ पे। यहां से आगे 40 तक सबसे ज्यादा जो ट्रॉपिकल रीजन है वहां पे सबसे ज्यादा, बहुत ज्यादा कंपैरेटिवली ज्यादा वो होती है, क्या, इंसोलेशन रिसीव की जाती है, तो टेम्परेचर भी ज्यादा रहेगा। इससे आगे जैसे हम जाते जाएंगे तो इंसोलेशन रिसीव कम होगी तो टेम्परेचर भी कम होता चला जाएगा। तो जनरल जो सर्कुलेशन है, जनरल जो पैटर्न है वो ये है कि इक्वेटर से जब हम पोल्स की तरफ चलते हैं तो टेम्परेचर जो है लैटिट्यूड जैसे जैसे ऊपर होते जाएंगे तो हमारा पोल्स की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, उसमें हमारा टेम्परेचर कम होता जाएगा। जो जगह इक्वेटर से जितना दूर होगी उस पर टेम्परेचर उतना कम होगा। ये एक जनरल रूल है, ठीक है। इसमें कुछ एक्सेप्शन भी होती हैं क्योंकि एक ही फैक्टर तो नहीं है, बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स हैं। जैसे कि अगला फैक्टर जो हमारा आने वाला है ऑल्टीट्यूड, मैं भी समझा रहा हूं आपको। मान लीजिए सबसे ज्यादा इंसोलेशन यहाँ पे होती है इक्वेटर पे या ट्रॉपिक्स में मान लो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे है एक पहाड़ हिमालय, है ना, ट्रॉपिक्स में ही तो आते हैं, ट्रॉपिक्स से थोड़ा सा ही तो ऊपर है। या साउथ इंडिया में हमारे पहाड़ नहीं है क्या, वो तो बिल्कुल ट्रॉपिक्स में ही आते हैं। तो वहां पे क्या होगा, वहां पे टेम्परेचर कम होगा, वहां पे एल्टीट्यूड वाला फैक्टर काम डोमिनेट करने लगेगा। तो ज्योग्राफी में मैंने आपको पहले बताया कि सिर्फ एक फैक्टर काम नहीं करता, बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा लैटिट्यूड के बारे में हमने पढ़ लिया। एनसीईआरटी क्या बोल रही है, द टेम्परेचर ऑफ ए प्लेस डिपेंड्स ऑन द इंसोलेशन रिसीव्ड, कि किसी जगह पे कितना टेम्परेचर होगा वो उसके लैटिट्यूड पे, सॉरी किस पे डिपेंड करता है, इंसोलेशन कितनी आएगी, है ना। और इंसुलेशन में पता है कि लोअर लैटिट्यूड जो इक्वेटर है वहां पे सबसे ज्यादा आती है और पोल्स की तरफ सबसे कम आती है, और इक्वेटर से पोल्स की तरफ घटती जाती है उसकी वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे मैक्सिमम है, यहाँ पे मिनिमम है। इट हैज बीन एक्सप्लेन्ड अर्लियर, पहले बता चुके हैं, दैट द इंसुलेशन वेराइज अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड, कि इंसुलेशन जो क्या बोलते हैं लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग वेराई करती है। हेंस द टेम्परेचर ऑल्सो वेराइज अकॉर्डिंगली, तो टेम्परेचर भी तो वेराई करेगा भाई। यहाँ पे अगर इंसुलेशन ज्यादा आ रही है तो टेम्परेचर बढ़ने के चांसेस ज्यादा है, अगर कोई और फैक्टर काम नहीं कर रहा। यहाँ पे अगर इंसुलेशन कम आ रही है तो यहाँ पे टेम्परेचर कम होगा, अगर कोई और फैक्टर काम नहीं कर रहा है, वो बाद में बताएंगे, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हम ऑल्टीट्यूड पे। देखिए अब गर्मियाँ आ जाएंगी, गर्मियाँ जब आती हैं, गर्मियों की छुट्टियां पड़ती हैं, तो सभी घरों में प्लान बनता है कि पहाड़ों पे घूमने जाना है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ठंडा होता है, टेम्परेचर जो कम होता है, माहौल वातावरण पहले से ठंडा होता है। क्यों होता है ठंडा? ऑल्टीट्यूड। गर्मियों में प्लेन्स में गर्मी होती है लेकिन पहाड़ों पे ठंडा होता है। क्यों? क्योंकि वो ऊंचाई पर है, उनका अल्टीट्यूड सी लेवल से ज्यादा है। हमारा रूल ये कहता है कि कोई भी जगह
सी लेवल से जितना ऊंची होगी उसका टेम्परेचर उतना कम होगा। और क्योंकि पहाड़ ऊंचे हैं तो पहाड़ों के ऊपर टेम्परेचर कम है तो यहाँ पे ठंडा रहता है, इसलिए हम गर्मियों की छुट्टियों में वहाँ घूमने जाते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? देखिए वैसे इसके 2-3 रीजन है, ठीक है, अलग अलग। लेकिन एनसीईआरटी जो यहाँ पे हमें रीजन बता रही है वो ये बता रही है कि ये हमारा सरफेस है अर्थ का, इंसुलेशन आई, अर्थ ने वो इंसुलेशन रिसीव की और टेरेस्ट्रियल रेडिएशन रेडिएट की। ये हमारा एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर इंसुलेशन से गर्म नहीं होता, ठीक है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से गर्म होगा। तो ऑब्वियस सी बात है जो जगह सोर्स ऑफ हीट तो ये है अर्थ का सरफेस, जो एरिया सरफेस के पास होगा वो ज्यादा गर्म होगा कि नहीं होगा? कंपैरेटिवली जो एरिया सरफेस के दूर है ये वाला ज्यादा गर्म होगा, ये वाला कम गर्म होगा, है ना। अरे यार एक गैस है, ये चूल्हा है, ठीक है, ये चूल्हा है, इसके ऊपर एक सरिया रख दो, ये वाला हिस्सा बिल्कुल लाल हो जाएगा, ये वाला हिस्सा गर्म हो जाएगा, ये वाला भी ठंडा पड़ा जाएगा। थोड़ी देर बाद ये वाला तो गर्म होकर बिल्कुल लाल हो जाएगा, लेकिन ये गर्म तो होगा लेकिन लाल नहीं होगा। तो इसका मतलब ये पॉइंट जो सरफेस सोर्स से दूर है, हीट के सोर्स से, एनर्जी के सोर्स से, वो उतना ज्यादा गर्म नहीं हो रहा। वो यहाँ पे है, टेम्परेचर जो सरफेस है नीचे वाला हिस्सा जल्दी गर्म हो रहा है, ऊपर वाला हिस्सा लेट गर्म हो रहा है, वो कम गर्म हो पा रहा है। समझ गए? यही कंसेप्ट यहाँ पे है। द एटमॉस्फेयर इज इनडायरेक्टली हीटेड बाय टेरेस्ट्रियल रेडिएशन फ्रॉम बिलो। एटमॉस्फेयर ऊपर से गर्म नहीं होता, एटमॉस्फेयर नीचे से गर्म होता है जो अर्थ रेडिएट करती है। तो सोर्स जो ऑफ हीट है उसके पास वाला एरिया भी नीचे ही होगा। Therefore the places near the sea level record higher temperature, इसीलिए जो सी लेवल के पास जो प्लेसेस है वो हायर टेम्परेचर रिकॉर्ड करते हैं देन द प्लेसेस सिचुएटेड एट हायर एलिवेशन। किनके कंपैरिजन में? जो प्लेसेस हायर एलिवेशन पे सिचुएटेड है उस पे कम होगा टेम्परेचर, जो नीचे है सी लेवल के पास उन पे ज्यादा होगा टेम्परेचर। बस इतनी सी बात है। एक टेम्परेचर और एक इसका रीजन और होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, लेकिन वो हम यहाँ नहीं डिस्कस करेंगे, हम जीएस में डिस्कस करेंगे क्योंकि दिया नहीं है एनसीईआरटी में। इन अदर वर्ड्स द टेम्परेचर जनरली डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग हाइट। कह सकते हैं कि जैसे जैसे हाइट सरफेस से हाइट बढ़ती जाएगी किसी प्लेस की तो टेम्परेचर भी बढ़ता जाएगा। इस तरीके से मान लीजिए ये सरफेस है और कोई हमारा रीजन है वो इस तरीके से है, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर यहाँ होगा, सबसे कम यहाँ होगा ऑल्टीट्यूड के हिसाब से, लेकिन यहाँ पे भी यहाँ से ज़्यादा टेम्परेचर होगा, है ना। द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर विद हाइट इज टर्म्ड एज नॉर्मल लैप्स रेट। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आई है आपके पास, ये कह रहा है कि हमने ये पढ़ लिया कि सरफेस से ऊपर जैसे हम जाएंगे एल्टीट्यूड बढ़ता जाएगा तो क्या होगा? टेम्परेचर कम होता जाएगा, ठीक है। इस प्रोसेस को कि जैसे हम अर्थ के सरफेस से ऊपर की तरफ जाएंगे, ऊंची जगहों पर जाएंगे तो टेम्परेचर कम होगा, इसको, इस लॉजिक को, इस प्रोसेस को नॉर्मल रैप्स रेट कहते हैं। क्या बोलते हैं? नॉर्मल लैप्स रेट। याद रख लेना, आगे बहुत आने वाला है। और ये कितना होता है? 6.5 डिग्री पर 1000 मीटर, मतलब हर 1000 मीटर पे, सी लेवल से 1000 मीटर ऊंचाई पे लगभग 6.5 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाता है। अगर 2000 पे पहुंच जाएंगे तो 13 डिग्री, 6.5 प्लस 6.5, है ना। इसी तरीके से बढ़ता चला जाएगा। तो अब सोच लो 3000 मीटर पे कितना कम हो जाएगा? लगभग 20 डिग्री कम हो जाएगा, लगभग 20 डिग्री कम, है ना। कितना फर्क पड़ने वाला है। तो ये हमारा एल्टीट्यूड भी हो गया। अब अगला जो हमारा है क्या है वो फैक्टर? वो है डिस्टेंस फ्रॉम सी। किसी जगह का सी से कितना डिस्टेंस पे है उससे भी फर्क पड़ता है वहां की टेम्परेचर क्या होगा। कैसे पढ़ते? देखिए अगला इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है जो कि टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करता है वो है हमारा डिस्टेंस फ्रॉम द सी। क्या कहा जा रहा है यहाँ पे? वो ये कह रहा है कि कोई भी रीजन सी से कितना दूर है इस पे भी डिपेंड करता है कि उस जगह का टेम्परेचर कितना होगा। क्या कहता है ये? लॉजिक क्या है इसके पीछे? लॉजिक ये है कि लैंड जो वो जल्दी हीट अप हो जाती है इन कंपैरिजन टू सी, और जल्दी ही कूल डाउन भी हो जाती है इन कंपैरिजन टू सी। तो यहाँ पे टेम्परेचर एकदम से बढ़ता है, एकदम से घटता है। सी में ऐसा नहीं होता। सी में क्या होता है कि यहाँ पे टेम्परेचर धीरे 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 बढ़ेगा और फिर धीरे 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 कम होगा। इसको बोलते हैं
और जो रीजन सी के पास होगा वो इसके इन्फ्लुएंस में आ जाएगा, उसमें भी टेम्परेचर धीरे धीरे ही बढ़ेगा, धीरे धीरे ही कम होगा, एकदम से नहीं बढ़ेगा, ये कम होगा। इसको बोलते हैं मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑफ सी। ठीक है, क्यों होता है ये भी मैं भी आपको बताने वाला हूं, लेकिन पहले उससे पहले देखते हैं एनसीईआरटी क्या कहती है। अनदर फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसेस द टेम्परेचर इज लोकेशन ऑफ अ प्लेस विद रिस्पेक्ट टू सी। क्या है एक और फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करता है टेम्परेचर को, वो ये है कि कोई भी जो जगह है, कोई भी रीजन है, वो सी से कितना दूर है, उसकी लोकेशन सी से कहाँ पे है। अगर वो बिल्कुल यहाँ पे होगा तो ये इफेक्ट काम नहीं कर पाएगा, यहाँ पे होगा तो बहुत ज़्यादा काम करेगा, यहाँ पे होगा तो कम काम करेगा। जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑफ सी जो कम होता जाएगा, और आगे तो बिल्कुल ही कम हो जाएगा। जैसे कि साउथ इंडिया में मॉडरेटिंग इफेक्ट होता है सी का, जो कोस्टल रीजन होते हैं, मुंबई एग्जाम्पल, वहाँ पे सर्दी नहीं होती, वहाँ पे एक जैसा ही मौसम रहता है पूरे साल, है ना। जितने भी कोस्टल रीजन है वहाँ पे एक जैसा ही मौसम रहता है पूरे साल। अंदर इंटीरियर में आप आ जाओ, नॉर्थ इंडिया देखो, वहाँ पे अलग है, सर्दी भी होती है, गर्मी भी होती है, एक्सट्रीम होती है, गर्मी हो रही है तो एकदम बहुत ज़्यादा हो रही है, ठंडी हो रही है तो बहुत ज़्यादा हो रही है ना। तो वो मॉडरेटिंग इफेक्ट नहीं है यहाँ पे। कंपेयर टू लैंड द सी गेट्स हीटेड स्लोली, अगेन वही कि लैंड के कंपैरिजन में सी जो धीरे 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 गर्म होता है, एंड लूजेज हीट स्लोली, और हीट भी धीरे धीरे लूज करता है। लैंड हीट्स अप एंड कूल्स डाउन क्विकली, जबकि लैंड क्या करती है, वो जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंडी होती है। देयरफॉर वेरिएशन इन टेम्परेचर ओवर द सी इज लेस कंपेयर टू लैंड, इसीलिए सी में जो है टेम्परेचर के वेरिएशन बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, धीरे धीरे होते हैं। मान लीजिए सूरज बहुत ज़्यादा चमक भी रहा है तो ये एरिया तो एकदम से गर्म हो जाएगा, ये एरिया अभी गर्म होना स्टार्ट होगा, अभी होते हैं धीरे धीरे चल रहे हैं, अभी जल्दी काहे की है ना। इस तरीके से यहाँ पे एकदम 40 डिग्री टेम्परेचर पहुंच भी चुका है, ये गर्म होना स्टार्ट नहीं हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है मॉडरेट हो जाएगा टेम्परेचर, बहुत जल्दी गर्म नहीं हो रहा। द प्लेस सिचुएटेड नियर द सी कम अंडर द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ लैंड एंड सी ब्रीज विच मॉडरेट द टेम्परेचर। मॉडरेटिंग इफेक्ट तो हमने पढ़ लिया कि ये जो एरिया है, ये जो रीजन है, जो सी के पास है, ये अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मॉडरेशन के मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑफ सी के अंडर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन कैसे, मैकेनिज्म क्या है? मैकेनिज्म ये है कि ये हमारा सी है, ये हमारा सी है, ठीक है। अब होता क्या है कि ये लैंड तो गर्म हो चुकी है, इसका टेम्परेचर गर्म हो गया, ज़्यादा बढ़ गया, इसका टेम्परेचर अभी बढ़ा है, बढ़ना स्टार्ट हुआ है, तो ये ठंडी है। यहाँ की हवा गर्म हो चुकी है लैंड की, तो ये ऊपर जाएगी। यहाँ की हवा गर्म हो चुकी है लैंड की, तो ये ऊपर जाना स्टार्ट करेगी, करेगी गर्म हवा। जब ये गर्म करेगी तो यहाँ पे खाली हो गया, तो सी से जो हवा है वो इसको फिलअप करने के लिए आएगी। लेकिन जो हवा सी से आ रही है वो इन कंपैरिजन टू दिस एयर इज मच कूलर, क्योंकि अभी सी ने गर्म होना स्टार्ट ही किया है, यहाँ पे ऑलरेडी 40 पहुंच चुका है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर बढ़ता है, हवा गर्म होती है, उससे पहले ही सी ब्रीज चल जाती है। इसको हम बोलते हैं सी ब्रीज, जो सी से लैंड की तरफ आती है उसको सी ब्रीज कहते हैं। समझ गए? तो टेम्परेचर मॉडरेट हो गया, नहीं हो गया, पूरे दिन ऐसे ही होता रहता है। पूरे दिन लैंड हीट होती रहती है, सी उतना हीटअप नहीं होता, तो क्या होता है, सी भेजता रहता है, हीटअप होता है लेकिन इससे कम हो रहा है, लैंड से कम हो रहा है, तो कंपैरेटिवली ठंडी हवा आती रहती है पूरे दिन। रात को क्या होता है, रात को उल्टा हो जाता है, क्योंकि लैंड गर्म जल्दी होती है लेकिन लैंड ठंडी बहुत जल्दी होती है, तो रात को लैंड जो है ठंडी हो रही है, लेकिन सी जो पूरे दिन गर्म हुआ वो अभी ठंडा नहीं हो रहा, वो अब ठंडा होना स्टार्ट करेगा। पूरे दिन में शाम तक इसका टेम्परेचर मान लीजिए 30 पहुंचा, इसका 40 पहुंच गया था, लेकिन अब सीधा इसका 10 आ गया, तो ये ठंडा होना स्टार्ट होगा, यहाँ पे ठंड बढ़ सकती है, लेकिन यहाँ की हवा गर्म है तो ये ऊपर उठ जाएगी, ये हवा ठंडी है, ये इधर भागेगी। अब तो क्या होगा, अब सी से जो गर्म हवा आनी चाहिए थी, हवा चल जाएगी, इधर की हवा और गर्म ठंडी होगी, क्योंकि पीछे लैंड है, पीछे भी लैंड है, वहां की हवा तो और ठंडी होगी, तो यहाँ से ये पीछे की हवा सारी इधर की तरफ भागेगी, तो यहाँ पे और मॉडरेटिंग इफेक्ट, ना टेम्परेचर बढ़ रहा है ना ज्यादा घट पा रहा है। राजस्थान में दिन में 40-45 डिग्री टेम्परेचर होता है, रात को आपको कंबल ओढ़ के सोना पड़ता है, क्योंकि रेत बहुत जल्दी ठंडी होती है ना। तो ये यहाँ पे नहीं हो पा रहा है ऐसा। यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि दिन में सी ब्रीज चल रही है, रात को लैंड ब्रीज चल रही है, इसका मैकेनिज्म ये है। तो ये हमारा टॉपिक खत्म हो गया, आपको समझ आ गया डिस्टेंस फ्रॉम द सी कैसे इंपैक्ट करता है। बाकी आगे डिटेल में तो बताएंगे इसके बारे में। अब हमारा अगला टॉपिक जो है वो है एयर मास एंड ओशन करंट्स। एयर मास और ओशन करंट्स कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं
टेम्परेचर को, ठीक है, वो देखते हैं एक बार हम। अगला जो हमारा फैक्टर है जो कि टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करता है वो है हमारा, क्या है, एयर मास। पहले तो ये बताओ कि एयर मास होता क्या है, ठीक है, मोटा मोटा बताता हूँ। ऐसा मान के चलो, देखो ये तो हमें पता है कि कहीं से अगर हवा आती है, मान लीजिए कहीं से गर्म हवा आ रही है, तो वो उस जगह पे टेम्परेचर बढ़ा देगी, और अगर कहीं से ठंडी हवा आ रही है तो उस जगह का टेम्परेचर कम हो जाएगा। अब ये सोच के चलो कि बहुत बड़ा हवा की टुकड़ी है, कई सौ किलोमीटर लंबी, कई सौ किलोमीटर चौड़ी, फ्यू हंड्रेड किलोमीटर की बात कर रहा हूँ मैं, कुछ 100 किलोमीटर, और ये टुकड़ी अगर किसी जगह पे पहुंचेगी तो वो बहुत लंबे टाइम के लिए, उस लंबा टाइम मतलब कुछ घंटे या कुछ दिनों के लिए उस जगह के टेम्परेचर को इन्फ्लुएंस कर देती है। आपने देखा हो कई बार कि एकदम से क्या होता है, गर्मी है, एकदम से ठंडी हवा आने लगती है, 2-3 तक होती रहती है, कई बार बारिश भी हो जाती है। क्यों? वही पढ़ेंगे, एयर मासेस से बारिश भी आती है। इनफैक्ट साइक्लोन्स इन्हीं की वजह से होते हैं, जब दो एयर मासेस टकराते हैं, पढ़ेंगे अभी कैसे क्या होता है। अब एयर मासेस दो तरह के होते हैं, या तो ठंडे होंगे या गर्म होंगे। मान लीजिए यहाँ का टेम्परेचर 20 है या यहाँ का टेम्परेचर 30 है, कोई एयर मास अगर इसका टेम्परेचर 40 है तो ये गर्म हो जाएगा, यहाँ का टेम्परेचर बढ़ा देगा 10 डिग्री, और अगर इस एयर मास का टेम्परेचर 20 है तो इसका टेम्परेचर 10 डिग्री घटा देगा, है ना। तो क्या कह रहा है कि लाइक लैंड एंड सी ब्रीज, जैसे लैंड और सी ब्रीज जो टेम्परेचर कम ज़्यादा कर रही थी, द पैसेज ऑफ एयर मास ऑल्सो अफेक्ट्स टेम्परेचर। अगर कोई एयर मास कहीं से गुजरता है तो वो भी उस जगह का टेम्परेचर को इन्फ्लुएंस करता है। बता दिया मैंने आपको। द प्लेसेस विच कम्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वार्म एयर मासेस एक्सपीरियंस हाई टेम्परेचर। जिन प्लेसेस पे वार्म एयर मासेस आ जाते हैं वहाँ पे क्या होता है, वो हाई टेम्परेचर एक्सपीरियंस करते हैं। एंड द प्लेसेस दैट कम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कोल्ड एयर मासेस एक्सपीरियंस लो टेम्परेचर। और जिन प्लेसेस पे कोल्ड एयर मासेस आ जाते हैं वो क्या करते हैं, वो कम टेम्परेचर एक्सपीरियंस करते हैं। समझ रहे हो? पता है ना कि अगर यहाँ पे 20 डिग्री वाला आ गया और ऑलरेडी यहाँ पे 30 डिग्री है तो कोल्ड एयर मास है, यहाँ का टेम्परेचर कम हो जाएगा। और अगर यहाँ पे 30 की जगह 30 यहाँ का टेम्परेचर है लेकिन 40 वाला आ गया तो वार्म एयर मास है तो यहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। बता दिया। तो एयर मास कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं ये आपको समझ आ गया। एक चीज और आ जाती है यहाँ पे, सिमिलरली द प्लेसेस लोकेटेड ऑन द कोस्ट वेयर द वार्म ओशन करंट्स फ्लो रिकॉर्ड हाई टेम्परेचर। क्या कह रहा है, अगर कोई टेम्परेचर है, कोई रीजन है, वो एक ऐसे कोस्ट पे है जहां पे कि वार्म करंट फ्लोज करते हैं। देखो ओशन करंट्स होते हैं, ओशन में करंट्स होते हैं, ओशन में पानी की नदियां बहती है, पानी का एक फ्लो होता है, स्ट्रीम बहती रहती है, बाद में बताऊंगा अभी मैं रिवर जब। तो सपोज कीजिए, मोटा मोटा बताता हूँ अभी आपको कि ओशन करंट्स बेसिकली होते क्या है। सपोज कीजिए यहाँ पे ये पानी है पूरा इधर, लेकिन एक स्ट्रीम आ गई पानी की, उस पानी के बीच में एक पानी की धारा अलग से आई जिसका टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, ज़्यादा है, नॉर्मल इस टेम्परेचर जो भी है उससे थोड़ा ज़्यादा है। तो ऑब्वियस सी बात है जब वो स्ट्रीम यहाँ इस कोस्टल रीजन में पहुंचेगी तो इस कोस्टल रीजन का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ जाएगा। अरे आग के पास खड़े हो गए तो गर्मी लगेगी कि नहीं लगेगी, बर्फ के पास खड़े हो गए थोड़ा तो ठंडा लगने लगता है ना, फ्रिज खोल के खड़े हो जाओगे ठंडा ही लगेगा। ऐसे यहाँ पे हो रहा है कि अगर कोई ओशन करंट आता है किसी कोस्टल रीजन पे, वो वार्म है तो उस जगह का टेम्परेचर घटा देता है, एंड देन दैट प्लेस इज लोकेटेड द कोस्ट वेयर कोल्ड टेम्परेचर फ्लो। और अगर कहीं पे कोल्ड टेम्परेचर फ्लो कर रहा है तो उस प्लेस का टेम्परेचर कम हो जाएगा। इतनी सी बात है। यहाँ पे एक बात तो बताइए एनसीईआरटी, लेकिन इसमें एनसीईआरटी में दी नहीं गई, सिर्फ ऊपर बताई थी कि लोकल एस्पेक्ट्स जो हैं वो भी किसी जगह का टेम्परेचर का जो डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करने फैक्टर है मतलब। जी हाँ, लोकल एफेक्ट। सपोज कीजिए किसी जगह पे इंसोलेशन तो हो रही है, किसी जगह पे इंसोलेशन पूरी आ रही है किसी लैटिट्यूड पे, लेकिन वहाँ पे बादल बन रहे हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैंने आपको क्या दिया था, ट्रॉपिक इक्वेटोरियल रीजन्स, कि वहाँ पे इंसोलेशन, लैटिट्यूड कौन सा, 0 लैटिट्यूड है, सबसे ज़्यादा इंसोलेशन यहीं पे आ रही है, लेकिन बिकॉज ऑफ क्लाउडीनेस इस जगह का अल्बेडो भी बढ़ गया तो टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। इंसोलेशन तो आ रही है लेकिन टेम्परेचर, इंसोलेशन सरफेस तक नहीं पहुंच पा रही है। जब सरफेस तक नहीं पहुंचेगी तो अर्थ उसको एब्जॉर्ब नहीं करेगी, फिर वो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन नहीं बनेगी तो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। समझ आ गए? तो लोकल एस्पेक्ट इस तरीके से काम करते हैं। तो ये थोड़ा बड़ा टॉपिक था लेकिन कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको सबको समझ आया होगा। कुछ नहीं समझ आया होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं वो टॉपिक दोबारा से पढ़ा दूंगा, ठीक है।
बाकी वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू।